जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी एवं सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर दिशा निर्देश के साथ कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों वर्तमान में आपके लिए पीटी फैक्ट की सीरीज चलाई जा रही है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रूप में इकोनॉमिक्स की शुरुआत की गई है। इकोनॉमिक्स की सीरीज में लगभग 12 से 13 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षाओं के माध्यम से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ ही साथ भारतीय वित्त व्यवस्था को भी हमने विस्तार से अध्ययन किया था, जिसमें हमने आरबीआई का भी अध्ययन किया। उसी के साथ हमने पिछली कक्षा में फाइनेंशियल इंक्लूजन अर्थात वित्तीय समावेशन का चैप्टर शुरू किया था और लगभग हमने 50% कोर्स उसका कवर कर लिया था टॉपिक। आज ये उसका दूसरा पार्ट है वित्तीय समावेशन का, और इसमें पूरी तरीके से हम आज चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये मुख्यतः मेंस का पेपर होता है, मेंस का टॉपिक होता है, अर्थात मुख्य परीक्षा का। प्रारंभिक परीक्षा से यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत नगण्य रहती है, परंतु वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के द्वारा जो किए गए प्रयास होते हैं, उन प्रयासों के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन स्कीम, बीमा पेंशन स्कीम। ये विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हैं जिनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रारंभिक स्तर की परीक्षाओं में पेपर पूछे जाते हैं। सामान्यतः वित्तीय समावेशन के जो प्रश्न आते हैं वो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो है वित्तीय समावेशन का सेकंड पार्ट। पिछली कक्षा में हमने वित्तीय समावेशन की भूमिका के बारे में जाना था, वित्तीय समावेशन के अर्थों के बारे में जाना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन शब्दावली का प्रचार प्रसार कब से हुआ, इसमें कोफी अन्नान या वाई.वी. रेड्डी जैसे लोगों का कितना योगदान रहा। वहीं हमने पिछली कक्षा में वित्तीय समावेशन के लाभ को भी देखा कि हमारे वंचित वर्ग को क्या लाभ होगा, सरकार को क्या लाभ होगा, वित्तीय व्यवस्था को क्या लाभ होंगी और बैंकिंग संस्थानों को कितना लाभ होगा। और अगर हम समग्र रूप में देखें तो हमारी जीडीपी में अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका कितना योगदान होगा, और साथ ही साथ वित्तीय समावेशन के द्वारा हम किस समूह को या किस ग्रुप को हम सुविधा प्रदान करने का प्रयास करते हैं, वो कौन सा ऐसा समूह होता है जिसको हम वंचित वर्ग कहते हैं, सीमांत किसान होते हैं, भूमिहीन किसान होते हैं, दिव्यांग होते हैं। इन लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सभी टॉपिक के बारे में हमने विस्तार से पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। जो दोस्त नए जुड़े हों वो प्लीज़ चैनल पर जाएं और इकोनॉमिक्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 12 वहाँ जाकर देखें। वित्तीय समावेशन का जो पहला लेक्चर है। अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो। आइए आज की हम शुरुआत करते हैं वित्तीय समावेशन के लिए कुछ संस्थान। हमने वित्तीय समावेशन के लाभ और लक्षित समूहों की बात की थी, परंतु मुख्य भूमिका यहाँ पर वित्तीय समावेशन की संस्थाओं का आता है। वित्तीय समावेशन कह देने मात्र से ही वित्तीय समावेशन हमारे देश में सभी लोगों का नहीं हो जाएगा। बैंकिंग संस्थाओं को आगे आना होगा, सरकार को आगे आना होगा। वो कुछ ऐसे माध्यमों का प्रयोग करें जिसके माध्यम से गाँव के वंचित लोग या समाज के जो वंचित लोग हैं उनको भी बैंकिंग क्रिया प्रणाली से जोड़ा जा सके और उनका भी समावेशन किया जा सके। तो सबसे मुख्य भूमिका के रूप में यहाँ पे संस्थान आ जाते हैं कि आखिर वो वित्तीय संस्थान कौन कौन से हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो आइए आज हम इसकी चर्चा करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पहला, बैंकिंग संस्थान। अगर आप बैंकिंग संस्थान की बात करेंगे तो उसमें आपकी कमर्शियल बैंकें भी आती हैं। अब जैसे कमर्शियल बैंक में आप एसबीआई सबसे टॉप पर है, फिर वहीं पे आप पीएनबी देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देख सकते हैं, एचडीएफसी देख सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी बैंक होती हैं, ईटीसी अर्थात इत्यादि बहुत सारी बैंकें होती हैं जो वाणिज्यिक बैंक के रूप में मांग और जमा अर्थात मांग जमा, ऋण और भी बहुत सारी बैंकिंग सुविधाएं ग्राहकों को पहुंचाती हैं। और इसके लिए सुदूर क्षेत्रों में, गांव में ये बैंकें अपनी नई नई संस्थाएं खोलती हैं जिनके माध्यम से लोगों का वित्तीय समावेशन किया जा सके। वहीं अगर हम सहकारी बैंक की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक की, तो सामान्यतः कोऑपरेटिव बैंक
जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और ये एक राज्य तक सीमित होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक, या आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। इस तरीके के राज्यों के नाम से जुड़ी होती हैं ये बैंक, और इनका विस्तार समग्र भारत में नहीं बल्कि एक राज्य विशेष तक होता है। अगर किसी दूसरे राज्य में इनको किसी अपनी शाखाओं को खोलना है तो उस राज्य के नाम के साथ ये खुलती हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश संयुक्त काशी ग्रामीण बैंक या काशी गोमती बैंक। इस तरीके की जो बैंकें हैं जो सहकारी संस्था के रूप में काम करती हैं, तो ये भी एक राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वहीं छोटे छोटे स्मॉल बैंक भी खोले जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो अपनी छोटी छोटी संस्थाओं को गाँव तक खोल देती हैं, जिनको हम ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से जानते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र है, जहाँ से आप पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, अपने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो बेसिक गतिविधियाँ होती हैं वित्तीय समावेशन में इंक्लूड करने के लिए, उन कार्यों को आप संपादित कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम खर्चे में एक छोटे छोटे स्मॉल बैंक्स को गांव में खोल दिया जाता है। उसी तरीके से पेमेंट बैंक है। हम बैंकिंग वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, जो टॉपिक नंबर हमारा 3rd था शेड्यूल में, लेकिन हमने टॉपिक नंबर 4th को पहले उठाया, वित्तीय समावेशन को। जब हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, बैंक साथी, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। डिजी बैंक, सभी की जानकारी। बस यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि पेमेंट बैंक के रूप में जो हम ऑनलाइन पेमेंट बैंक यूज करते हैं, खासकर जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, तो इस तरीके के बैंकों की सुविधाएं जब प्रदान की जाती हैं लोगों को। वही बैंक साथी, साथी क्या होता है? मित्र होता है एक तरीके से, जो मुसीबत में काम आए। तो बैंक साथी के रूप में कमर्शियल बैंकों के द्वारा किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर गांव में, कि आप वहां घर घर जाके लोगों के खाते ओपन करिए, उनको आवश्यकता पड़ने पर उनको ऋण दीजिए, और वो अगर अपना जमा भी करना चाहें तो आप अपने पास उसको जमा करें और बैंक में ले आके फिर उनकी पूरी डिटेल दीजिए जमा करके। इसी तरीके कुछ बीमा कंपनियां होती हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। NBFCs होती हैं। अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान जो आया 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसमें NBFC को भी बहुत फोकस किया गया, क्योंकि यह भी बैंकों की तरह तरलता का प्रवाह अधिक करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होता है कि बाज़ार में तरलता का प्रवाह अधिक किया जा सके। और आपको पता है जब तरलता अर्थात लिक्विडिटी का प्रवाह अधिक हो जाता है तो लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, अर्थात मांग बढ़ जाती है, और हमारा इकोनॉमिक गतिविधि अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटी, फर्म, इंडस्ट्री सब सक्रिय हो जाती हैं। दूसरी भाषा में कहें तो संसाधनों की गतिशीलता सक्रिय हो जाती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। और पोस्ट ऑफिस, आप जान ही रहे हैं कि पहले भी पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग अपना PF, फंड, RD इस तरीके के अकाउंट चलाते थे, जहाँ पे वो पैसा जमा करते थे, आवश्यकता पड़ने पर लोन ले लेते थे। और वर्तमान में सरकार के द्वारा इसी का एक नया रूप लाया गया है, जिसको हम कहते हैं भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसकी टैगलाइन क्या था? पहले टैगलाइन थी डाकिया डाक लाया, अब इसकी एक नई टैगलाइन दे दी गई है डाकिया बैंक लाया, अर्थात हमारे घर तक वो बैंक ला दिया है अब। तो ये एक चीज़ थी। और अगर मैं आपको बताऊं भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक क्यों बनाया गया, भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक को अर्थात पोस्ट ऑफिस को भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न यह था कि इसके माध्यम से वित्तीय समावेशन बहुत अच्छे स्तर से हो सकता है। क्योंकि आपको पता है भारत की एक ऐसी अव्यवस्था है जो किसी भी गांव में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। आप एक पिन कोड भरते होंगे कहीं पे फॉर्म में, आपसे अक्सर फॉर्म में पूछा जाता होगा पिन कोड, या उसको अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे कहेंगे तो उसको हम जिप कोड भी कहते हैं, जिप कोड कहते हैं। लेकिन पिन कोड जब आप भरते हैं तो इसका मतलब आपके एरिया में कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस होगा, जिसके माध्यम से उस कोड का प्रयोग करके आपके घर पे कोई पत्राचार, चिट्ठी, लेटर, एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर। इसीलिए इन गतिविधियों के लिए पोस्ट बैंक बनाना आसान था। और भारत की सरकार को यह पता था कि बहुत सारे गांव अर्थात 99% गांव में
पोस्ट ऑफिस देखने को मिलेंगे। अगर उसको हम बैंक में कन्वर्ट कर देंगे तो गांव के सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बैंकों से सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। इसीलिए इस पोस्ट ऑफिस को हमने पोस्ट बैंक के दर्जा दे दिया। तो ये इसके पीछे एक उद्देश्य था, वित्तीय समावेशन को जोड़ने का। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये संस्थाएं कुछ थी और हम देखते हैं वित्तीय समावेशन के समक्ष चुनौतियां। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जनधन खाते खुलवा रही है, मुद्रा योजना दे रही है, बैंकिंग सेवाएं दे रही है, पोस्ट ऑफिस को पोस्ट बैंक में चेंज कर दिया गया, परंतु फिर भी पूरी तरीके से वित्तीय समावेशन नहीं हो पा रहा है। जब आरबीआई की रिपोर्ट्स आती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आती हैं, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें हमें एक आंकड़े देखने को मिलते हैं जिसमें सीधे सीधे ये समझ में आता है कि भारत में अभी भी वित्तीय समावेशन पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी वो सफलता उतनी नहीं हासिल हो रही है जितनी अपेक्षाएं की गई थी। तो उसके सामने कुछ चुनौतियां हैं जिनको आइए हम लोग समझते हैं। पहली चुनौती के रूप में आप देखेंगे कि जनसंख्या अत्यधिक है और उसके बावजूद साक्षरता का अभाव बहुत अधिक है। आप देखते होंगे केरल की साक्षरता लगभग 94% है, लेकिन बिहार की साक्षरता वहीं 59 के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी बिहार की साक्षरता, यूपी की साक्षरता सबसे कम है। अर्थात साक्षरता का अभाव है। लोगों को ये नहीं पता है कि वित्तीय समावेशन का क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा। अगर हम बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ जाते हैं तो हमें आसान दर पे जो है कि ऋण मिल सकेगा, सस्ती दरों पे। सेठ साहूकार महाजनों के चंगुल से किसान मुक्त हो सकेंगे। ये तमाम समस्याओं से वो निजात पा सकते हैं, परंतु साक्षरता के अभाव की वजह से वित्तीय समावेशन के सामने एक चुनौती बनी रह जा रही है। दूसरा अगर हम देखें, वित्तीय साक्षरता का भी अभाव है। एक तो है कॉमन लिटरेसी, दूसरा है वित्तीय साक्षरता, अर्थात कैसे जमा करेंगे, कैसे ऋण निकालेंगे, कैसे बीमा होगा हमारा इत्यादि, इन सब की जानकारी भी नहीं होती है सामान्यतः। और लोगों को लगता है, या गांव के लोगों को या किसानों को या मजदूरों को, उनको लगता है कि जमा, ऋण या बैंकिंग संस्थाएं बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएं अपनाती हैं और हमें लोन मौके पे नहीं मिलता, समय पर नहीं मिल पाता है। इसीलिए वो बैंकिंग सुविधाओं से नहीं जुड़ना चाहते हैं। अर्थात वित्तीय साक्षरता का भी उनके पास अभाव है। इसके लाभ और हानि को वो अच्छे से नहीं समझते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपने समय पर किसी की मदद नहीं की तो फिर वो मदद चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, वो उसके लिए उपयोगी नहीं है। और अगर मौके पर या समय पर किसी के द्वारा मदद की जाती है और वो चाहे कितनी भी महंगी हो या बहुत ही ख़राब हो, लेकिन फिर भी वो अच्छी मान ली जाती है। इसका सीधा कहने का मतलब है मेरा कि किसानों को जब मौके पे, जब उनकी फसल बर्बाद हो रही होती है, उन्हें बचाने के लिए या कीटनाशकों को मारने के लिए जो दवा आती है उसे खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, जब बहुत ही कम समय में या मौके पर सेठ साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, इनसे जब ऋण मिल जाता है तो उन्हीं को भगवान का दर्जा देने लगता है कि आपने मौके पर हमें पैसा दे दिया जिसकी वजह से आज हमारी फसल बच गई। जबकि वो बैंकिंग संस्थाओं में जाता है तो बहुत सारे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तमाम तरीके के आधार कार्ड, ज़मीन के कागज़, प्रमाण, प्रूफ, आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, पैन कार्ड्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगने की वजह से वो इन जटिलताओं से बचना चाहता है। और यह भी एक हमारी चुनौतियों के रूप में आता है कि वित्तीय समावेशन की चुनौतियों में सबसे प्रमुख ये चुनौती है कि आपकी जटिलताएं बहुत हैं। तो क्या करना चाहिए सरकार के द्वारा कि इन जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आधारभूत संरचनाओं की कमी भी है, ग्रामीण शाखाओं की। कहने का मतलब बहुत सारी बैंकें आज भी ग्रामीण परिवेश में नहीं जाती हैं, अपनी वहाँ शाखाएं नहीं खोलती हैं, क्योंकि व्यावसायिक बैंकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। और लाभ उनको शहरों में ज़्यादा मिलता है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या यूँ कहें कि मध्यम वर्ग के लोग भी होते हैं जो अच्छा खासा पैसा अपना जमा करते हैं बैंकों में, जिससे वो साख सृजन करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। परंतु गांव में क्या होता है, लोगों की इनकम कम है, आय बहुत कम है, केवल जीवन यापन चलता है उनका। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर वो 1000-500 रुपये या 700 रुपये बचा भी लेते हैं तो उसका कुछ हिस्सा ही वो बैंक में जमा करते हैं, 200-300 रुपये अपने महीने के हिसाब से, 10 दिन के हिसाब से। तो
तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बैंक यह नहीं चाहता है कि हम केवल 200-300 रुपये कमाने के चक्कर में हम गाँव-गाँव में सारी शाखाएँ खोल दें। तो यह भी एक चुनौती होती है कि आधारभूत संरचना की ही कमी है, अर्थात ग्रामीण शाखा ही नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे अभी हमने चर्चा की, वित्तीय समावेशन की जटिल प्रक्रिया, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जाते हैं, तो इसको भी हमें कम करना पड़ेगा, जटिल प्रक्रियाओं को भी। वर्तमान सरकार लगातार एक ही प्लेटफॉर्म या सिंगल विंडो से सारी जटिलताओं को दूर करने के लिए, केवाईसी अपडेट करने के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रयास कर रही है, जिसमें तमाम प्रयासों को हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, आ गया उसी चीज़ के लिए कि समावेशन के लिए फिर सरकार प्रयास क्या कर रही है। तो पहला उसने प्रयास तो लगातार पिछले 70 सालों से हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चित रहा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि प्रधानमंत्री जन धन खाते के नाम से जाना जाता है। अगस्त 2014 में ये ओपन हुआ था, अर्थात शुरुआत हुई थी, और वर्तमान में 2019-20 का जो आंकड़ा आया था, आर्थिक सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि लगभग 34 करोड़ लोगों के खाते खोल चुके हैं। लगभग 34 से 35 करोड़ लोगों के खाते खोले जा चुके हैं 2019-20 तक, ये सर्वे में बताया गया। अर्थात 5 साल की ये परफॉर्मेंस थी 2014 से 2019-20 तक कि 34 करोड़ लोगों के खाते प्रधानमंत्री जन धन खाते में खोले जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमने 1/4 आबादी को वित्तीय संस्थाओं से सीधा जोड़ दिया इस खातों के माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। दूसरा, नए बैंकों को लाइसेंस देना, और आपको पता है लाइसेंस देने का काम आरबीआई करती है। हमने आरबीआई में विस्तार से पढ़ा था। नए बैंकों को जब लाइसेंस दिया जाएगा तभी वो नए बैंक अपने प्रॉफिट के साथ साथ वित्तीय समावेशन में सहयोग करने के लिए गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक अपनी शाखाओं को खोलेंगे। वहीं भुगतान बैंक और लघु बैंक की शुरुआत की, जो पेमेंट बैंक होते हैं, इन्हीं को हम इंग्लिश में पेमेंट बैंक कहते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, और बहुत सारे इस तरीके के ऑनलाइन चल रहे हैं पेमेंट बैंक, जिसके माध्यम से लोग अपना समावेशन कर सकेंगे, वित्तीय संस्थाओं से जुड़ सकेंगे। और यहाँ पे टर्म्स आ रही है, नो फ्रिल्स अकाउंट ओपन करना। अब इसको मतलब समझिएगा। नो फ्रिल्स का मतलब होता है दोस्तों, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो जीरो बैलेंस पर, किस पर? जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन करना। आपने पिछले 2-3 साल पहले सुना होगा कि सभी वाणिज्यिक बैंकों ने लगभग एक न्यूनतम बैलेंस, किसी ने 2,000 रुपये, किसी ने 3,000 रुपये, किसी ने 5,000 रुपये, इस तरीके की रखने की एक कंडीशन लगा दी थी। और अभी भी है वो, कि आपको अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। और वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि बैंकों को कहा जाए कि आप नो फ्रिल्स अकाउंट ओपन करिए, अर्थात जीरो बैलेंस पे। जो किसान अपनी बचत के बाद मुश्किल से 2 से 2,500 रुपये ही बचा पाता है, और अगर वो न्यूनतम बैलेंस के रूप में आपको 2,000 रुपये बैंक में ही रख देगा, तो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा? बहुत सारे समस्याएं हैं ऐसी। इसीलिए कहा जाता है कि नो फ्रिल्स अकाउंट ओपन किया जाए, जिसका मतलब आपको अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी पैसा नहीं चाहिए, और ना ही तो अपने खाते को बैलेंस करने के लिए, अर्थात मेंटेन करने के लिए कोई अकाउंट की लिमिट नहीं है। आप जीरो बैलेंस भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो अब इसको समझ गया। अगला एक प्रयास किया जा रहा है डीबीटी, प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण, जो आप लगातार देख रहे होंगे, प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण। तो ये डीबीटी है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके माध्यम से सरकार बिचौलियों को समापन करती है। और मैंने पहले ही बता दिया था कि वित्तीय समावेशन के लाभ में सरकार को क्या लाभ होगा, राजकोषीय घाटा कम होगा, अनावश्यक व्यय हमारा कम होगा, साथ ही बिचौलियों का समापन भी होगा, अर्थात बिचौलियों को हटाया जाता है सरकार के द्वारा। प्रत्यक्ष लाभ, जो उसका लाभार्थी होता है, जो उसके योग्य होता है, उसको ये लाभ सीधे उसके अकाउंट में भेज दिया जाता है। परंतु अकाउंट में भेजा जाता है, इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई एक खाता संख्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसी बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि उनका नो फ्रिल्स अकाउंट ओपन किया जाए। नए बैंक अधिक से अधिक गाँवों में खोले जाएं ताकि लोग बैंकों से जुड़ सकें, और इसी के लिए जनधन खाते भी खोले जा रहे हैं। आप वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार सुनते होंगे, चाहे वो गैस की सब्सिडी हो, चाहे केरोसिन सब्सिडी हो, या फूड सब्सिडी हो, किसी भी प्रकार की सब्सिडी खातों में भेजी जाती है, बैंकों में भेजी जाती है। और कहा भी जाता है कि अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो आप सब्सिडी का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं।
तो वित्तीय समावेशन को करने के लिए सरकार के द्वारा ये कुछ महत्वपूर्ण प्रयास चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगला देखिए, बीमा पेंशन स्कीम भी चलाई जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि बीमा पेंशन स्कीम या अटल पेंशन स्कीम, इस तरीके की जो भी पेंशन स्कीम चलाई जा रही हैं उसमें आपसे कहा जाएगा कि आपके पास एक खाता संख्या होना चाहिए। आप 18 साल से 40 साल तक की उम्र तक कुछ पैसों का इन्वेस्ट करते रहिए या 18 साल से 60 साल तक कुछ पैसे जमा करते रहिए और 60 साल के पश्चात आपने जितना पैसा जमा किया है उसका पैसा और प्लस सरकार भी उतना ही पैसा अपनी तरफ से आपको पेंशन के रूप में प्रति माह देती रहेगी, जिसकी न्यूनतम राशि सामान्यतः 3,000 रखी जाती है। तो ये भी फ़ायदा मिलेगा। अगला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस तरीके की योजनाओं के माध्यम से लोगों को वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये था आपका दोस्तों टॉपिक वित्तीय समावेशन का, और इस टॉपिक के माध्यम से आपने समझा कि वित्तीय समावेशन क्यों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। वहीं वंचित वर्ग, ग्रामीण परिदृश्य के लोग या जो बैंकिंग या वित्तीय संस्थाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए कितनी ये लाभदायक सिद्ध होगी। इन सभी प्रयासों के लिए बैंकिंग संस्थाओं को आगे आना होगा, जिसमें हमने बैंकिंग को देखा, सहकारी बैंक देखे, NBFCs देखी, तमाम इन चीज़ों को देखा जो आगे आई और अपना काम कर रही हैं। वहीं सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अगर आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें, क्या वित्तीय समावेशन को लागू कराने के लिए केवल बैंकिंग संस्थाएं और सरकार की ही जिम्मेदारी होगी या सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज और हमारे भी कुछ दायित्व होंगे? तो मेरा अपना मानना है कि सरकार जितना योगदान करती है उससे कहीं ज़्यादा योगदान हम दे सकते हैं। आप अपने गांव में, घरों के आसपास कुछ ऐसे लोगों को लगातार देखते होंगे, तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको बैंकिंग संस्थाओं के बारे में बताइए, बैंकिंग संस्थाओं के प्रॉफिट के बारे में बताइए कि उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। उनके दिमाग में जो ये धारणा बैठी है कि बैंक हमसे ज़्यादा लोन लेता है, हमें ज़्यादा ब्याज रेट पे पैसे देता है, बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, इन सारे मिथकों को, भ्रामक तथ्यों को दूर करिए और ऑनलाइन पेमेंट बैंकिंग सिखाइए कि किस तरीके से आप ऑनलाइन भी अपने मोबाइल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार या बैंकिंग संस्थाओं की नहीं, बल्कि सिविल सोसाइटी अर्थात हमारी भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त किया जाता है और इसके साथ आपका वित्तीय समावेशन टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग बैंकिंग पे हम बात करेंगे और हम उसी को शुरुआत करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।